नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। बातचीत का जो सिलसिला हम चलाते हैं अलग अलग जानकार लोगों से, अलग अलग खूबियों के लोगों से, मेरी जानकारी बढ़ाने के लिए, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, उसमें आज रायपुर आए हुए प्रकाश आंबेडकर जी हैं। प्रकाश आंबेडकर जी के कई परिचय हैं। उसमें से एक परिचय ये है कि वो बाबा साहब आंबेडकर जी के पौत्र हैं। दूसरा परिचय ये है कि वो महाराष्ट्र के एक बड़े अम्बेडकरवादी नेता हैं। वो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य रह चुके हैं, राजनीति में सक्रिय रहते हैं, सामाजिक आंदोलनों में बहुत सक्रिय रहते हैं। उनका एक इंटरव्यू हमने कुछ हफ्ते पहले पोस्ट किया भी था। उस वक्त हमने मुंबई में थे, वो हमने जूम पर इंटरव्यू किया था। आज वो रायपुर आए हुए हैं तो हमको उनसे रूबरू बात करने का मौका मिल रहा है। प्रकाश जी, बहुत नमस्कार। नमस्कार आपको भी। आपका रायपुर में बहुत स्वागत है। और छत्तीसगढ़ आप पहले भी आए हुए हैं, लेकिन ये चुनाव के बहुत करीब है। तो फिर रायपुर तो आते रहता हूँ, वैसे कोई नया नहीं है जी। अब चुनाव है तो ये 5 साल के बाद हमेशा आता ही रहता है जी। तो ये सिलसिला है, तो इसमें जी। कोई नया नहीं मानता हूँ। जी, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बाद में आपसे बात करूंगा। पहले मैं दो मुद्दों पर जानना चाहता हूं। इनमें से एक मुद्दा 2 दिनों से खबरों में बना हुआ है, अजीत पवार के सरकार में शामिल होने का, एनसीपी के बुरी तरह से टूट जाने का। ऐसा दिख रहा है, मैं नहीं जानता असलियत क्या है, आप बेहतर समझते होंगे। ये उठापटक जो हुई है महाराष्ट्र में अभी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैंने इससे पहले भी कहा था, जो अखबारों में आया था, न्यूज़ में आया था कि देश में काफ़ी बड़ी उथल पुथल होगी और माहौल जैसे पहले 2014-2019 में बीजेपी की तरफ था वैसा नहीं है। इसलिए हर राजनीतिक पार्टी जो करती है राजनीति के अपने सत्ता पे आने के लिए, वो बीजेपी करेगी जी। तो इसमें कोई नया नहीं है मैं, और इसमें कोई आश्चर्य की बात है ऐसा भी नहीं मानता हूँ मैं। ये तो स्वाभाविक नेचर है इंसान का जी। कि सत्ता पे एक बैठे तो छोड़ने की लालच नहीं होती। हाँ। तो वो लालच फिर उससे कुछ भी करवा देती है। तो एक अंग जो है आपने महाराष्ट्र का देख लिया, जी। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का भी हो, या अंक हो, मध्य प्रदेश का भी हो, राजस्थान का हो, ये कहीं कहीं दिखाई भी देगा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सत्ता में रहने के लिए जो जो कदम उठाने हैं वो मेरे ख्याल से बीजेपी उठाएगी। ये एनसीपी जो है उसके भीतर शरद पवार इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या सत्ता में शामिल होने का लालच सारे विधायकों को उनसे दूर ले गया? ठीक है, कार्यकर्ता अगर होते तो शायद लालच पे अंकुश रखते। अभी की जो राजनीति की जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनका कोई सामाजिक आंदोलन से संबंध है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ या इनका किसी निर्माण करने में संबंध है ऐसा नहीं मानता हूँ। ये तो मान लो टपक गए, सत्ता मिल गई और इसलिए सत्ता की अहमियत और सत्ता से लगे हुए संवैधानिक मॉरलिटी हमको जिसको कहते हैं, वो इनके पास है ही नहीं। कार्यकर्ता जब ज़मीन से निर्माण होता है, उससे डेवलप होता है जी। तो उसकी लॉयल्टी बिल्टअप होती है अपने साथियों से, अपने वोटरों से, अपने पार्टियों से। ये टपके हुए हैं तो ये टपके हुए सत्ता जहाँ मिली वहाँ जाएंगे। इसमें ये आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज की बड़ी कड़ी जांच चल रही है और उस दबाव में, उस घेरे में आने के बाद ये बीजेपी के साथ गए? सवाल ऐसा है कि अब राजनीति में नदी के किनारे सुबह सुबह अगर कोई लोटा नहीं ले जाता है तो वो एक अच्छा सा चिकना सा गोल
पत्थर ढूंढ लेता है, हाँ। इस्तेमाल कर लेता और फेंक लेता है। ये सत्ता के राजनीति में भी वही है। ये गोल गुम्मट है, जहां सत्ता वहां ही है। ये बतलाइए, शरद पवार जी विपक्षी एकता में एक बड़े इंस्ट्रूमेंट दिख रहे थे। वो सीनियर थे, लोग उनकी बात सुनते थे, सब पार्टियों के लोगों से उनका उठना बैठना था, नीतीश से ममता तक तमाम लोगों से। आपको क्या लगता है, अपनी पार्टी में इतने कमज़ोर होने के बाद वो विपक्षी एकता में भी कमज़ोर होंगे? सवाल ऐसा है कि विपक्ष नेता जो है, इन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इनसे जरूर आग्रह करूँगा कि आपका लक्ष्य क्या है वो पहले बना दीजिए, और उसके बाद में आप किन किन को शामिल कर सकते हो ये देखिए। अब जो पूरी तरह से लड़ रही है वो है ममता बनर्जी, नवीन पटनायक जी, तीसरा जो है वो अखिलेश, चौथे जो है हम यहाँ पर, बाकी जो है कभी गए कभी आए, आया राम गया राम का सिलसिला चल रहा है। हाँ। तो अब आया राम गया राम का सिलसिला को नज़रअंदाज करते हुए अगर कुछ खड़ा करोगे तो मोदी को ही फायदा होगा। जी, ग्रुप छोटा हो लेकिन समर्पित हो और एक दूसरे पर विश्वास हो, उससे कुछ उभर सकता है। हाँ। ये टोली जो बनाई जा रही है, इस टोली में हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी घुस जाए, हाँ, कि जो आपको तोड़ना चाहते हो। मैं तोड़ना नहीं कहूँगा, अनफंक्शनल बनाने की बात करते रहे। अच्छा, यानी इफेक्टिव ना बनने दें ऐसा। इफेक्टिव ना बनने दे, आपको जो बनाना है उसमें रोड़ा बने। जी, तो जो एनसीपी के घर में जो फूट पड़ी है, कलह हुई है, इसको आप जो दिख रहा है सतह पर वो मानते हैं कि आपको लगता है इसके पीछे भी शरद पवार की कोई तिकड़म हो सकती है? देखिए, अपनी राजनीति जो होती है वो तिकड़म भी राजनीति होती है, उसको तो समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साफ सुथरे तिकड़म राजनीति है, तिकड़म राजनीति है। आप उसको सामने देखने की आंखें आपको चाहिए। जी, और मैं हमेशा राजनीति में कहता हूँ कि लॉजिक दो प्रकार के हैं। हाँ, एक इंडक्टिव लॉजिक है और डिडक्टिव लॉजिक है। हाँ, आप इस दोनों को माहिर होने चाहिए, तब जाके आपको यहाँ की राजनीति समझेगी, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए ये दोनों की इंडक्टिव और डिडक्टिव थियोरी के मुताबिक आपको आपका गठबंधन खड़ा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं एकदम ही डायरेक्ट जवाब समझना चाह रहा हूँ आपसे कि अजीत पवार ने जो कुछ किया है, क्या इसके पीछे शरद पवार की भी कोई चाल हो सकती है? कुछ दिनों के लिए हम लोग को रुकना होगा बिफोर वी मेक अप आवर माइंड। और मैं समझता हूँ कि ऐसे सवाल उठाए जाते रहते हैं। अब मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ, किसने रोका था शरद पवार, या शरद पवार को कौन रोक सकता है बीजेपी से ना जाने से? कोई नहीं। कोई नहीं। तो राजनीति में हमेशा यही होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कहा है कि हमारा ये निर्णय है, उसको हम लोग ने फेस वैल्यू में ले देना, हाँ, और लेना सीखना चाहिए, ना कि उसके पीछे हम लोग अर्थ निकालें। हाँ, स्ट्रैटेजी के लिए बैठेंगे तब अर्थ सवाल होता है। बिल्कुल। अब जो ये ए टीम बी टीम का जो सिलसिला चला है, हाँ, ये मैं समझा एक साजिश है इस देश में। और ये साजिश ये है
कि सवर्णों की जो पार्टियां हैं, हाँ जैसे कांग्रेस है और बीजेपी है, हाँ कोई तीसरा ना आए। हाँ अब देखिए, जैसे कि यहाँ के नक्सलाइट है, हाँ पढ़ा लिखा है तो अर्बन नक्सलाइट हो गया, हाँ देहात है तो नक्सलवादी हो गया, हाँ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म हो गया। अरे भैया, आपको किसने कहा? मैं ये कहूँगा, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने डकैती डाली है और जिन्होंने सरकार की तिजोरी लूट गई है, वो तो साली देशद्रोही है। आप उसको नहीं पकड़ रहे हो। हाँ बिल्कुल। यहाँ की जो सवर्ण राजनीति है वो इतनी गंदी राजनीति है जी कि वो इस बात को भूल गए कि जिस धार्मिक राजनीति की बात कर रहे हैं, हाँ हिंदू धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं, हाँ उसमें 2014 से लेके 2023 तक हमने ये बात पहली जो है 2017 में बाहर निकाली। हाँ और आज जो है वो ऑफिशियल फिगर्स है कि 8 लाख परिवार जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से ज़्यादा है जी और उसमें से 99.7% 99% लोग जो है वो हिंदू है, हाँ वो देश छोड़ के चले गए। हाँ जी। अच्छा, उसमें मुसलमान नहीं है। हिंदुओं में भी सवर्ण हिंदू बोलना बेहतर होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि छोड़ के जो गए वो सवर्ण हिंदू छोड़ के चले गए। और ये सवर्ण हिंदू इसलिए छोड़ के गया है कि उसने जो कहा कि भैया जो रिफॉर्मिस्ट हिंदू व्यवस्था बनाए जाने की जो वकालत करते थे या उसमें शुरुआत हुई थी, उसमें अब कुछ सवर्ण जो है वो रोड़ा डाल रहे हैं। हाँ। और जो रोड़ा डाल रहे हैं और उनके साथ में अगर नहीं आ रहे तो उनको टारगेट किया जा रहा है। बोले हमने जितनी इज्जत कमाई, हाँ। हमने जितना प्यार हासिल किया, हमने जितनी संपत्ति ये की, और एक समाज जो है हमको अच्छा आदमी करके मानता है, ये हमको बदनाम करने निकले हैं। तो ये लड़ाई जो है मैं मानता हूं कि सवर्णों के अंदर की लड़ाई है। जो बदमाश हिंदू है, जो बदलना नहीं चाहता, जो मनुवादी ले आना चाहता है, उसकी, और जो समाज के अंदर सुधारना होनी चाहिए, उदारवादी है, ये दोनों सवर्णों की लड़ाई है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसमें जो है बाकी सब पीछे जा रहे हैं। हाँ। अब एक चीज़ मुझको बतलाइए, आप छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ के संपर्क में भी रहते हैं, यहाँ 6 महीने बाद चुनाव हैं। पिछली हमारी जब बात हुई थी उसमें अरविंद नेताम जो हैं वो आदिवासियों का एक सर्व आदिवासी समाज बनाकर चुनाव मैदान में उतरने को हैं। बाकी कांग्रेस और बीजेपी ही मुख्य पार्टियां हैं। बसपा के 2 विधायक जरूर हैं अभी की विधानसभा में, कुछ वोट भी हैं, कुछ सीटें हैं जिन पे उनका वो है प्रेजेंस है उनकी। क्या लगता है आपको यहाँ के बारे में, जो आज माहौल है देश का और इस प्रदेश का जितना भी आप सुनते हैं? एक जो मुझे जानकारी मिली है, मैं घूमा नहीं हूँ जी, लेकिन जानकारी के तथ्यों पर ही वो बता रहा हूँ। बीएसपी जो है, हाँ, इसका वजूद अब नहीं रहा। जो जानकारों के माध्यम से या जितने से संपर्क होता है उनका यही पूछना होता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इलेक्शन के दरमियान निकली ही नहीं मायावती। नहीं निकली ही नहीं, उतना ही नहीं तो उनका एक बयान आया था कि आप अगर बीएसपी को वोट नहीं दे रहे हो तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। चुनाव के बीच में ये स्टेटमेंट आना कि आप अगर बीएसपी को वोट नहीं दे रहे हो तो आप बीजेपी को वोट दीजिए, ये स्टेटमेंट आना मैं समझता हूँ कि लोग अचंभित हो गए हैं। जो बीजेपी संविधान बदलने की बात करती है और एक तरफ अखिलेश और मायावती का अच्छा नहीं है, ये सब जन जानते हैं,
लेकिन अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए जी संविधान पे जो दाव पे लगा रही है मायावती और बीएसपी, उससे काफ़ी लोग खफा है। हाँ आम आदमी का कहना यह है, या अम्बेडकरवादी, फुले शाहू अम्बेडकरवादी सोच के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि भैया संविधान ही हमारा सब कुछ है, और जो बीजेपी संविधान को बदलने की बात कर रही है उसको ही आप वोट दो, तो इनडायरेक्टली और सीधे तरीके से लोग कह रहे हैं समुदाय को नुकसान ना सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हो, लेकिन संविधान बदलने में आप उनकी मदद कर रहे हो। हाँ। और ये संविधान बदलना आम जनता, गरीब जनता की बात है जी। कि वो हमारा जो आधार है, जीने का जो आधार है, संविधान एक जीने का आधार है, वही आधार ये निकलने जा रही है। हाँ। तो इसके पीछे हम क्यों जाए? हाँ। नेता जो है वो इनके पीछे है, जनता जो है उनको छोड़ चुकी है, ऐसी परिस्थिति है। ये छत्तीसगढ़ में भी देख रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश में भी देख रहा हूँ। विकल्प क्या है प्रकाश जी? छत्तीसगढ़ में दलितों के पास विकल्प क्या है? देखिए, दलितों के पास विकल्प वो बनाए तो हो सकता है। मेरी कई लोगों से बातचीत होती है यहाँ पे, तो वो हमसे, आपने जो सवाल किया वही हमने कहा, भैया विकल्प की बात पहली होती, संगठन की बात पहली होती है। हाँ। आप संगठन बनाइए, विकल्प अपने आप बन जाता है। तो जिस दिन छत्तीसगढ़ के जो फुले शाहू अम्बेडकरवादी है, ये अपना एक विकल्प बनाएंगे, या सॉरी वो संगठन बनाएंगे, विकल्प उनके सामने हमें दिखाई देगा उनको। पहला है कि संगठन बनाना ये ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ के दलित समुदाय को जितना मैं देखता हूँ, मुझको लगता है कि महाराष्ट्र का दलित समुदाय तो राजनीतिक चेतना संपन्न है, अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकर की वजह से है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दलितों को जो ये समझ में आया कि हिंदू धर्म छोड़ के हमको बौद्ध बनना है, बहुत वजहों से राजनीतिक चेतना महाराष्ट्र के दलितों में तो है। छत्तीसगढ़ के दलित जो हैं वो धार्मिक आधार पर अपने गुरु घासीदास से जुड़े हुए हैं। बाद की कोई भी राजनीतिक चेतना, संवैधानिक चेतना, राजनीतिक चेतना उस समाज को अभी प्रभावित नहीं कर पाई है, धार्मिक चेतना के अलावा। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है छत्तीसगढ़ के दलितों के संगठन बनने में। यानी आप राजनीतिक चेतना संपन्न न रहें और आपका एक सामाजिक राजनीतिक संगठन भी बन जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। वो तो या तो जाति या धर्म के आधार पर ही बनता है। ऐसा है इसमें कि एक बात, संतों की जो वाणी है जी, मैं चार्वाक से लेके, बुद्ध से लेके, महावीर से लेके, गुरु नानक है, उसके बाद में रविदास है, कबीर जी है जी, बाकी जितने है, महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज है जी, इनकी अगर देखिए आप, इनकी विचारधारा वैदिक विचारधारा से भी अलग है। हाँ, अलग है। रिफॉर्मिस्ट भी है, ये रिफॉर्मिस्ट है, लिबरल और है। वो टेररिस्ट है। हाँ, हाँ, रिफॉर्मिस्ट और टेररिस्ट है। हाँ, बिल्कुल। अब ऐसा है कि यहाँ जितने भी संत हो चुके हैं, हाँ, उनका रूबरू रहेगा ही। हाँ, लोग उनको मानेंगे। संविधान अब आया है, उस वक्त जो था वो उनको उसी संतों के आधार पर वो अपना संघर्ष करते करते अपनी बिताते गए जिंदगी। जी, सोशल पॉलिटिकल, हाँ, इट्स नॉट बी पॉलिटिकल सोशल, इट शुड बी सोशल पॉलिटिकल। अगर बात करते ही है तो ये सक्सेस हो गया। हम लोग ने कभी भी किसी चीज़ को सोशली बदलाव की तो बात करनी चाहिए, लेकिन आगे जाने ले आने की बात। हाँ, हाँ, जो
परंपरा टकराती नहीं है उसको हम लोग ने आगे ले जाना चाहिए। हाँ। जिस परंपरा के साथ हमारा टकराव होता, संविधान का टकराव होता है, उसको आपको अलग करना है। ये जो सिंक्रोनाइज कर पाएंगे तो शायद मेरे ख्याल से यही सोशल मूवमेंट जो है, पॉलिटिकल मूवमेंट बन सकती है। अब मैं एक दूसरे मुद्दे पे आपकी राय जानना चाहता हूँ। यूनिफाइड सिविल कोड की बात बड़े ज़ोर शोर से उठी। मोदी ने करीब एक हफ्ते पहले भोपाल में कहा कि यूनिफाइड सिविल कोड होना चाहिए और एक परिवार के अलग अलग सदस्यों पे अलग अलग कानून कैसे लागू हो सकते हैं, ऐसा परिवार एक कैसे रह सकता है। तो ये समझ में आया कि 2024 के चुनाव के पहले शायद इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। आपका यूनिफाइड सिविल कोड के बारे में क्या सोचना है? सवाल ये है कि मोदी जी जानबूझ के अपने को अनपढ़ बता रहे हैं। हाँ। लेकिन वो अनपढ़ नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। घर में अनाज नहीं है, नौकरी नहीं है, नहीं, घर में अनाज नहीं है और वो चूल्हा जलाने लगे हैं। और चूल्हा जलाते समय कह रहे लोगों को मैं अनाज पका रहा हूँ। अरे घर में जब अनाज ही नहीं है तो कहाँ से पकेगा? ये जो नौटंकी है, ये नौटंकी को इतना ही जवाब देता हूँ, भैया आप कॉमन सिविल कोड या यूनिफाइड सिविल कोड जो कुछ करना चाहते हो उसका ड्राफ्ट पब्लिकली तो भेजो। जैसे कहा मैंने कि आपके घर में अनाज है ही नहीं। हाँ। और लोगों को कह रहे हैं कि हम पकाने निकले हैं। तुम्हारा घर में अनाज है, ड्राफ्ट है, वो तो पहला लोगों के सामने ले आओ। हाँ। हवा में तीर मारना चला रहे हो। हाँ। मोदी ने अपने पार्टी की और आरएसएस का चरित्र देखना चाहिए। और मैं इस बात से खफा हूं कि ऑपोजिशन पार्टी इस पर अटैक नहीं कर रही है। कॉमन सिविल कोड के पहले बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट किया था। हाँ। जी। एक यूनिफाइड हिंदुओं के लिए कानून हो। हाँ। उसके खिलाफत किसने की? आरएसएस ने, उस वक्त के जनसंघ ने की। हाँ, बिल्कुल। भैया आप में पहला परिवर्तन आया है कि ये बताओ। हाँ। मोदी से जिसे एक सीधा सवाल है, हाँ। ब्राह्मणों की शादी होती है, क्षत्रियों की शादी होती है तो होम लगाया जाता है। वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र इनकी शादी होती है तो अंतरपाठ होता है। जनसंख्या जो है वो अंतरपाठ वालों की जनसंख्या है। जी। तो डेमोक्रेसी के मुताबिक अंतरपाठ जो है, हाँ। ये मुख्य शादी की व्यवहार होनी चाहिए। हाँ, ये रस्म होनी चाहिए मुख्य। क्या आप फिर होम हवन से जो शादी होती है, और ये मेरा मोदी जी से दूसरा सवाल है, जो होम हवन से शादी होती है उसमें चावल की, या जहाँ चावल नहीं है वहाँ गेहूं के आटे की, गाय की जो बलि दी जाती है, हाँ। क्या आप उसको बंद करेंगे? पहला चॉइस तो आप करो ना। जी। महिलाओं का अधिकार जो है वो अब काफ़ी लोग इस बात को मान गए हैं कि नहीं, बराबरी का अधिकार होना चाहिए महिलाओं का। लोगों की मानसिकता हो गई है। मैं आरएसएस और बीजेपी से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये जो दो शादियों की जो तरीके हैं, हाँ। उसमें से मेजॉरिटी का तरीका जो है सवर्ण मानने के लिए तैयार है क्या? हाँ। और कानूनी तौर से जो है ये होम हवन की जो शादी है वो बैन करने के लिए आप तैयार हो क्या? इसका जवाब दीजिए। क्योंकि हिंदुओं आप जो है वो इसका जवाब जब तक नहीं होगा, ये मराठी में जैसे कहते हैं कली, मतलब
झगड़े का मुद्दा, वैसे ये झगड़े का मुद्दा है। एक चीज़ बतलाइए, लेकिन संसद में इनका जितना बहुमत है मोदी जी का और उनके गठबंधन दलों का, और जितने राज्यों में इनकी सरकारें हैं या गठबंधन की, क्या ये अपनी मनमानी से भी यूनिफाइड सिविल कोड बना नहीं सकते, लागू नहीं कर सकते? सवाल ऐसा है, देखिए कि मेजॉरिटी है, बना भी सकते हैं। हाँ। लेकिन मैंने जैसे कहा कि वैश्य जो है, शूद्र जो है, अति शूद्र जो है, हाँ। इनकी शादी ब्याह का जो लगाव है, वो मैंने कहा अंतरपाठ। हाँ। सवर्ण को जो शादी ब्याह का जो लगाव है, वो हम हवन से है। हाँ जी। ये पर्सनल बात है। हाँ। अब इस पर्सनल बातों में आप चॉइस कैसे करने दोगे? हाँ। ये तो सिर्फ मेरे ख्याल से पॉलिटिकली, मेरा- और यहाँ का मुसलमान जो है जी। बिना सोचे हुए रिएक्शन दे देता है। हाँ। तो मौलवी जो है, हाँ। इनकी अध्ययन जो है, हाँ। वो कुरान से अध्ययन है। हाँ। उनका हिंदू पर्सनल लॉ से कोई संबंध है नहीं ना, उससे वो अध्ययन करना चाहते हैं ना। तो मोदी जो है वो मुस्लिम एक तरफ, हिंदू एक तरफ, हाँ। ऐसे ही बातें वो कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से ये कहूँगा कि भैया आप पहले ड्राफ्ट तो मंगाओ। हाँ। तो या उसे ड्राफ्ट मैंने जैसे कहा कि ये चूल्हा जलाने ला लोगों को अर्घ करने में अनाज पका ले, घर पे तुम्हारे अनाज ही नहीं है तो कहाँ से पके? कहाँ से अनाज चावल या दाल में मिलेगी वहाँ पर? जी। अच्छा, अभी भोपाल में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों ने, जो धार्मिक लोग हैं, उन्होंने ये मांग की है कि यूनिफाइड सिविल कोड नहीं होना चाहिए, और हिंदू कोड बिल के तहत हम जो आते हैं, अभी हिंदू मैरिज एक्ट में शादी होती है रजिस्टर बौद्ध लोगों की, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मांग की है। देखिए अभी जो है वो जिसको बम्बई हाई कोर्ट में हुआ था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस मान लगी, वहाँ पर एक जो है कस्टमरी मैरिज की एक सिस्टम कोर्ट ने उसके मान ली, और उसके मुताबिक कई शादियाँ उसको मान्यता दे चुके हैं कोर्ट उसमें। लेकिन ये जो एक दो व्यक्ति कहते हैं, मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब ने कहा था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने डिस्टिंक्शन किया कि धर्म और धम्म। बौद्ध धम्म उन्होंने कहा, बौद्ध धर्म नहीं कहा जी। तो इस बौद्ध धम्म के अंदर इनको बिना सोचे समझे हुए, मैंने जैसे कहा कि मुसलमानों की तरह रिएक्ट हो गए। जी। ड्राफ्ट है ही नहीं, उस ड्राफ्ट में क्या कवर है क्या नहीं है उसका कोई प्रावधान नहीं अभी है। हवा में लाठी चल रही है, हवा में तीर चलाने की है, ये पब्लिसिटी स्टंट है, मैं सीधा कहता हूँ, दूसरा और कुछ है नहीं। मुझको ठीक से याद नहीं है, लेकिन बाबा साहब का क्या सोचना था यूनिफाइड सिविल कोड के बारे में? तो उन्होंने तो सरकार से कहा था कि हम ड्राफ्ट करके आपको दे देते हैं। मैंने वही कहा ना कि भैया इसको विरोध किसने किया? हाँ। हिंदू कोड बिल हाँ, जब ड्राफ्ट हो रही थी तो देखिए विरोध होना, नारे लगाना एक अलग बात है, लेकिन उस वक्त हिंदू महासभा हो, जनसंघ हो, आरएसएस हो, साधु हो, हाँ, हाँ, निकले थे सड़कों पर निकले थे। और इन्होंने जो है वो जो कोठी बाबा साहब की थी, हाँ, उसके अंदर घुस गए। हाँ, और कहा आप जब तक आप हमको जबान नहीं देते कि हाँ, हम नहीं जाएंगे। हाँ। तब मतलब इस हद तक हाँ, आरएसएस और उस वक्त की जनसंघ, आज की बीजेपी, हाँ,
जा चुकी है। मुझको ध्यान है गीता प्रेस ने इसके खिलाफ अभियान चलाया था। अभियान चलाया था, बराबर है। अब सवाल ऐसा है कि आप में परिवर्तन हुआ है, इसका तो पहला नमूना बता दो। हाँ, जितने भी हिंदू धर्म के अंदर जो बदलाव आ रहा है, मैंने जैसे कहा कि एक सवर्ण वर्ग जो है वो काफ़ी रिजिड है, हाँ, टेररिस्ट है, हाँ, और दूसरा जो है वो परिवर्तनवादी है। बिल्कुल। अब वो परिवर्तनवादी जो है वो बदलाव ले आ रहा है, हाँ, और उसकी एक हाथ मैटर सुप्रीम कोर्ट में गई, हाँ, तो उसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट कानून बना देता है। तो यहाँ हिंदुओं में जो सुधार आ रहा है, हाँ, वो कोर्ट के माध्यम से आ रहा है। कोर्ट के माध्यम से आ रहे हैं, लेकिन दोनों वो तरफ समाज से आ रहे हैं। नहीं, वो राजनीतिक दलों से नहीं आ रहा है, नहीं, राजनीतिक दलों से नहीं, राजनीतिक लेकिन दल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी नहीं आ रहा है। लेकिन जो वो रिफॉर्मिस्ट, जो है रिफॉर्मिस्ट समाज जो है, हाँ, वो रिफॉर्मिस्ट समाज इसको ले आ रहा है। हाँ, जैसे सती प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ, विधवा विवाह के पक्ष में बहुत सारे जितने भी कानून बने या अभी जो व्यवस्था है बनी। सास बहू के झगड़े जो है, हाँ, उस पे है, हाँ, उसका शादी हुई महिला जो है उसके उसके हक के ऊपर जो है, है, या कोर्ट के मामले से आ रहे हैं वहाँ पर। हाँ, अल्टीमेटली रास्ता कोर्ट बन रहा है, पार्लियामेंट उस तरह से नहीं बन रहा बन है रहा है। रास्ता। यानी जिसको जो पार्लियामेंट बनना चाहिए वो पार्लियामेंट नहीं है, बन कोर्ट के है, कोर्ट उसमें हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट शायद डरा हुआ है कि जो कट्टर लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं किसी समाज के, उनसे डरा हुआ है कि ये हमारे वोट नहीं, मेरे ख्याल से मैंने जैसे कहा कि ये जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं, हाँ, रिफॉर्मिस्ट का दिमाग ये होता है, हाँ, हमेशा उसकी मेंटल सेटअप ये होती है कि भैया हम क्यों जोर जबरदस्ती करें। हाँ, इसलिए उसके दिमाग में ये कभी बात आई ही नहीं कि पार्लियामेंट में हम लोग कब्जा करें। लेकिन जो टेररिस्ट है, सवर्ण समाज से जो टेररिस्ट है, उसको इस बात को पता है कि भैया असली ताकत जो असली ताकत है वहाँ है, उसको हम कैप्चर करके रखेंगे तो बदलाव की बात नहीं होगी। तो इसलिए उसके कॉन्क्रीट एफर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, और वहाँ डेंसिटी बढ़ते जा रही है। और वहाँ डेंसिटी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि डेंसिटी बढ़ते जा रही है, मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो लिबरल हिंदू पर अटैक हुआ, हाँ, और करीब करीब 8 लाख फैमिलीज जिनकी निजी संपत्ति 100 करोड़ के आसपास या उसके ऊपर है, वो देश छोड़ के चले गए। अब ये मजबूरन उनको छोड़ने की वजह है, तो वो अपने दिल से नहीं गए। तो आपको ये लगता है कि जो उन्हीं के समाज के भीतर जो हिंसा बढ़ रही, हिंसक सोच बढ़ रही है, उससे थक के वो लोग गए हैं? उससे थक से चले गए कि, और वो कह रहे हैं कि भैया हम अपनी बर्बादी क्यों करें। ऐसा क्योंकि ऐसा है कि मोदी ने इतने लोगों पर केस की जी, विपक्ष आज भी क्यों चुप है मुझे पता नहीं है। पूरी आपकी जो 2014 का कैंपेन जो था, हाँ, वो 2G स्कैम का कैंपेन था, हाँ, 2 लाख घोटाले का कैंपेन हुआ। हाँ, अब 2 लाख के घोटाले के कैंपेन के जितने आपने पकड़ लिए थे, हाँ, वो सभी बरी हो गए। सब बरी हो गए। तो आपकी लड़ाई कहाँ की है? हाँ, ये तो नौटंकी थी। हाँ, वो जो अकाउंटेंट जनरल था उस वक्त का विनोद राय शुड बी अरेस्टेड। हाँ जी, पूरा एक बोगस हवा उसने खड़ा किया था। पूरा बोगस हवा खड़ा करने से यू हैव प्लेड विद द नेशन। बिल्कुल, उसके खिलाफ तो सेडिशन की चार्जेस लगनी चाहिए। मैं इससे अलग एक दूसरे मुद्दे पे समझना चाहता हूँ कि बाबा साहब के शुरू किए हुए एक अखबार के नाम पर 1-2 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, उनके पीछे कुछ लोग लगे रहते हैं कि इस नाम से न चलाएं, इसको बंद करें। दलित, प्रो दलित ही हैं वो लोग भी,
वो फेसबुक पर या यूट्यूब पर ऐसे चलाते हैं वो लोग कैंपेन, और दलितों के भीतर से ही मांग उठती है कि ये बंद किया जाए, बाबा साहब के अखबार का नाम था, इससे न चलाया जाए। देखिए, ऐसा है कि उनका मतलब एक दो स्कूल ऑफ थॉट है। हाँ एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये नाम प्रबुद्ध भारत जो है, हाँ वो चलना चाहिए। हाँ उनका दूसरा है कि भाई कंसोलिडेटेड चलना चाहिए, अलग अलग, आप अपनी दुकानदारी उस पर मत करो। हाँ दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि भैया प्रबुद्ध भारत जो है, हाँ। वो एक उद्देश्य है, इनलाइटन इंडिया। हाँ, वो ब्रांड नहीं है, वो ब्रांड मकसद है। वो मकसद है। हाँ उस मकसद को हासिल करने के लिए हाँ। आपको जो कुछ करना है वो आप करिए। हाँ तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट है, हाँ, मैं समझता हूँ। हाँ और लोगों ने तय करना चाहिए कि क्या है। मैं इस पक्ष में हूँ कि ये जो दूसरे लोग मतलब अलग अलग तरीके से ये जो नामें चल रही है, उससे एक कंसोलिडेटेड वे से चले तो अच्छा होगा उससे। ऐसा आपका मानना है। 2024 के चुनाव में आपको आसार क्या दिख रहा है? देखिए, बहुत सारा निर्भय होता है कि देखिए आप कि कांग्रेस पार्टी रोल क्या अदा करेगी। सवाल यह है कि अभी तक गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट आया नहीं है कि निचले कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जो जजमेंट दिया है, अपात्र कर दिया है, उस पर अभी तक हाई कोर्ट का आया नहीं है। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी होगी? बिल्कुल। उसमें दो इश्यूज है, एक कन्विक्शन हुआ है उस पर स्टे करना, हाँ हाँ, और दूसरा सजा, 2 साल की सजा होने के 2 साल की सजा होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई होना है। हाँ। अच्छा, उस डिस्क्वालीफाई को अगर रोकना है तो स्टे नहीं रोक सकता। हाँ। क्योंकि आपने रोक दिया है। हाँ। उसका सस्पेंशन जब होगा, हाँ। तब जाके हाँ। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के रेस में आ सकते हाँ। हैं। कोर्ट तो अभी शुरुआत हो गए, उम्मीद करते हैं कि जजमेंट आए। हाँ। सस्पेंशन अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अगर सस्पेंशन नहीं आता है, हाँ। तो कांग्रेस पार्टी को ये डिसाइड करना होगा कि उनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है। क्या वो इन जिस अपोजिशन पार्टीज़ के मीटिंग में जहाँ अपोजिशन पार्टीज़ खड़ी करने की है, क्या उनको ये अंदरूनी तौर से विश्वास देने के लिए तैयार है कि भी हमारा कैंडिडेट अभी है नहीं, कॉमन चुनाव करेंगे उस पर। हाँ। ये जब तक बात नहीं आती तब तक मैं समझता हूँ कि संगठन में यानी आपको लगता है कि विपक्षी एकता जो है उसके लिए हर पार्टी का एक चेहरा सामने आना जरूरी है? जरूरी है। यानी बाकी पार्टियां किसी पार्टी से, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक व्यक्ति जो है, मतलब एक तो सीधा होना चाहिए कि भैया जो पार्लियामेंट में चुन के जाएंगे डेमोक्रेसी के मुताबिक, दे विल चूज इट लीडर। और ये जो रेस खोली हुई है कि भैया प्राइम मिनिस्टर दिखाओ हमको, वी आर नॉट अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ। तो खुली तौर से कहना चाहिए कि हम अमेरिकन सिस्टम से अलग है, हमारा संसदीय हमारा संसद पॉलिटिक्स है, पार्टी पॉलिटिक्स है। हाँ? पार्टी चुन के जाएगी, मेजॉरिटी देना है तो आपको पार्टी को मेजॉरिटी देना है, ना किसी व्यक्ति को मेजॉरिटी देना है। मतलब ये खुल के जब तक ऑपोजिशन बातें नहीं करेगा। मैं एक थ्योरेटिकल बात सोच रहा था, इसका कोई व्यवहारिक एस्पेक्ट मुझको बिल्कुल नहीं दिखता है। जो हम सोच रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी चुनेगी संसदीय दल, जरूरी थोड़ी है कि हम राहुल को आज मान लीजिए वो पात्र हो जाते हैं, मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं, तो भी जरूरी थोड़ी है वो जीत जाएंगे। पिछली बार तो यूपी से हार गए थे, ठीक है। मान लीजिए दूसरी जगह से नहीं लड़े रहते, केरल से, तो वो तो नहीं रहते दौड़ में। तो एक तो यह है कि पार्टी कहे कि भाई हमारे सांसद चुनेंगे कि हमारा नेता कौन रहेगा। दूसरा मुझको एक और लगता है
कि अगर इलेक्शन के पहले का कोई कोलिशन है, प्री इलेक्शन कोलिशन अगर है, तो क्या ऐसा नेता चुनना पूरे कोलिशन के सांसदों के विवेक पे नहीं छोड़ना चाहिए कि सारे कोलिशन के सांसद मिल के चुने कौन रहेगा? देखिए, आप ये जो अभी शिवसेना का जजमेंट आया है जी, उस पर एक टिप्पणी आई है जो सबसे बड़ी टिप्पणी है, ऑब्जर्वेशन है, उसको अभी तक उन्होंने उसका जजमेंट नहीं दिया है। हाँ, यह है कि भैया पार्टी डिसाइड करते समय हाँ, आपने इलेक्टेड मेंबर को ही देखा, हाँ, ये एक फैक्टर नहीं है, हाँ, और ये गलत है। उसने हाँ, उस संगठन के जो कार्यकर्ता है, हाँ, पदाधिकारी है, वो जी, इम्पोर्टेंट है। जी, देखिए, यानी इस देश में आपको देखिए बीजेपी का सीधा सीधा एजेंडा है कि उनको अलग तरीके से मनुवाद लाना है। हाँ, अच्छा, वो मनुवाद लाना है, इसलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम है सूट नहीं, करता है उनको। हाँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम उनको सूट करता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि भैया लीडर दिखाओ, हाँ, तुम्हारे पास कौन लीडर है। हाँ, इनडायरेक्टली वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ले आ रहे, डिक्टेटरशिप ही ले आ रहे, जी, सोशल हायरार्की जो है उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, अगर आपको सोसाइटी सोशलाइज करना है, हाँ, तो आपको खुल के करना होगा कि भैया हम लोग जो हमारे पुरखे जो है जिन्होंने सिस्टम बनाया, उन्होंने पार्टी सिस्टम बनाया, हाँ, वोट फॉर द पार्टी। हाँ, चुनाव चिन्ह और इसीलिए बनाए हैं। चुनाव चिन्ह उसके लिए, पार्टी उसी के लिए, और उसी के मुताबिक आपको वोट करना है। और पार्टी के चुने हुए जो एमएलएज है और पार्टी के पदाधिकारी जो है, उनकी फुल मेजॉरिटी आई तो वो चुनेंगे। अगर उनकी फुल मेजॉरिटी नहीं आए, हाँ, तो प्री इलेक्शन गठबंधन है, वो डिसाइड हाँ, करेगा। वो डिसाइड करे। और ये तो इसका मेरे ख्याल से खुल के, हाँ, जब तक ये जो ऑपोजिशन बन रहा है, ये जब तक खुल के नहीं कहेगा, तब तक डिवीजन ऑफ थिंकिंग जो होगा, हाँ, नहीं है, हाँ, वो आपके पास वोटर नहीं आएगा। हाँ, ये जो आप कॉपी करने जा रहे हैं, ये इस मंदिर गया इसलिए मैं उस मंदिर में गया, हाँ, 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 ये कॉपी कैट की तो राजनीति है, हाँ, ये बहुत बहुत दिनें चलती नहीं है। जी। अब मेरा एक सवाल है प्रकाश जी, कि जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं हिंदुस्तान में, मैं कश्मीर से शुरू करके नीचे तक आता हूँ, यूपी बिहार इधर उधर सब तरफ देखता हूँ, ये सारी रीजनल पार्टियाँ एक कुनबे की पार्टी क्यों हैं? चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे कश्मीर की दोनों पार्टियाँ हों, चाहे केसीआर की पार्टी हो, चाहे हम बहुत सारी, शिवसेना को हम देख लें, एनसीपी को हम देख लें, ममता की पार्टी को देख लें, उनके बाद उनका भतीजा वहाँ दिख रहा है, हम इनकी नवीन पटनायक की पार्टी को देख लें कि उनकी बहन का नाम सामने आ रहा है। किसी भी नेता की इतनी हिम्मत, इतना हौसला क्यों नहीं रहता कि अपने परिवार से परे भी एक पार्टी खड़ी कर सके? उसको दुकान जैसा क्यों सब लोग चलाते हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि अगर आइडियोलॉजिकली हम लोग अपने आप को डिवीजन करना चाहेंगे, तो हम आइडियोलॉजी के लिए अलग हो जाएंगे। अगर हम लोग कॉपी कैट बन गए, तो आरएसएस और बीजेपी को सूट क्या होता है, हाँ, कि परिवारवाद की सत्ता जो है उनको हमेशा वो सूट करती है। हाँ, उसी को कोसते भी हैं। उसको कोसते नहीं है, हाँ, दिखाने के लिए दिखाने कोसते के हैं, लिए, लेकिन उसको बढ़ावा देते हो। हाँ, आपकी अगर सोच वैसी नहीं रही तो आप भी उसमें अटक जाते हो। ये मोह से उबर क्यों नहीं पाते हैं नेता? मैं देखिए, मोह आपका जब कुर्बान होगा या बगल होगा जब आपकी आइडियोलॉजी क्लियर हो तो। हाँ, या आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। हाँ, ये लोहियावादी आके कुनबे में फंस गए।
एक राजनीतिक दल या राजनीतिक संगठन आपको कहीं ना कहीं तो भी आधार लगेगा ही। और अपने यहाँ जो है वो समाज एक बहुत जल्दी आधार हो जाता है। जी। मतलब परिस्थिति को देखते हुए मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। अच्छा। लॉन्ग टर्म में ये गलत है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। शॉर्ट टर्म में गलत है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन उस नेता की जिम्मेदारी होती है कि मैं एक सूबे का नेता ना हूँ, मैं एक माहौल का नेता बनूँ। ये उसकी एक जिम्मेदारी होती है। ये शॉर्ट टर्म कहाँ है प्रकाश जी? ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है। हम थर्ड जनरेशन देख रहे हैं बाबा साहब की। ऐसा है कि मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक सर्वे कर लीजिए। जी। सर्वे कहाँ करना है? ये जो मैरिज ब्यूरो रजिस्ट्रेशन है, आप वहाँ जाके सर्वे कर लीजिए। आपको जो मैरिज ब्यूरो रजिस्ट्रेशन में आप जाओगे, हाँ। तो आपको ये दिखाई देगा कि 10-12% जो है वो अपनी जाति को छोड़ के दूसरी जाति से विवाह कर रहा है। ये एक क्लास उभर रहा है। हाँ। इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करना है और ना करना भी चाहता है। क्योंकि ये अगर क्लास रिकॉग्नाइज हुआ तो ही विल बी द फर्स्ट नेशनलिस्ट। हाँ। हाँ। ही विल बी द फर्स्ट नेशनलिस्ट एंड द बिल्कुल। लास्ट नेशनलिस्ट। बिल्कुल। क्योंकि उसकी दूसरी कोई पहचान नहीं है पहचान जात नहीं होती, की, उसका देश ही पहचान है। उसी ने उससे बात किया तो ही बिकम्स द नेशनलिस्ट। तो ये मेरे ख्याल से किसी न किसी संगठन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है एंड दैट शुड बी। और वो जो है एक दफ़े बन गई तो दूसरे राज्यों में उसकी कॉपी हो जाती है। एक दूसरा सवाल मेरा ये था कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिक ताकतों से जितनी लड़ाई देखते हैं हम, जो धर्मनिरपेक्ष नेता हमको दिखते हैं, जो एक सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी पार्टियां, मैं लेफ़्ट को छोड़कर बात कर रहा हूं, और मैं खासकर उन पार्टियों की और उन नेताओं की बात कर रहा हूं जो मिनिस्ट्रीम हैं, कहीं ना कहीं चुनावी लड़ाई में हैं। धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ने वाले जितने लोग हैं, ये भ्रष्टाचार में इतने क्यों डूब जाते हैं? भैया आप जो धर्म की राजनीति करते हैं वो इनसे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वो मैंने मान लिया, लेकिन सवाल उनको तो कट्टरता की ताकत मिल जाती है, लोगों की धर्मांधता की ताकत मिल जाती है। सेकुलरिज्म जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली। सवाल ऐसा है इसमें कि दो सोशल सोच है। हाँ। उस सोशल सोच में आपने बदलाव नहीं दिया है, दूसरी परिस्थिति दिया है। अब देखिए कि यहाँ राजनीतिक दल है, चलाने के लिए फंडिंग तो लगता है। हाँ। कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, कोई संवैधानिक व्यवस्था कोई नहीं, संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। तो फिर मुझे अपना विचार चलाना है, मौका मिला तो मैंने हाथ मार लिया, और उससे जो कुछ बचेगा मैं उससे अपनी विचारधारा चलाता हूँ। तो सिस्टम ही यहाँ पर जो है वो आपको गैर व्यवहार करने की सिखाती है। तो आपको क्या लगता है कि एक कानूनी फंडिंग होना चाहिए चुनावों की? चुनाव के लिए कानूनी फंडिंग होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ईयरली टू यू। उसका मतलब तो यह है कि जो सबसे भ्रष्ट है, जो एक बार काबिज हो गया, उसका उतना बड़ा शेयर रहेगा उस इलेक्शन फंड पर। ऐसा है, उस पर आपकी बात उसमें दुरुस्त है, लेकिन सिस्टम बनाया जा सकता है कि जिसमें एक लिमिट, जो कमजोरी जो है उससे कम की जा सकती, इलिमिनेट तो नहीं की जा सकती। 10-12 साल के बाद उसमें और कुछ कमी आ जाएगी। हाँ। तो आपको रिफॉर्म करते रहना है। हाँ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की लॉयल्टी अगर आप चाहते हो नेशन के साथ, हाँ। या आम आदमी चाहता है कि मुझसे लॉयल्टी रहे, हाँ। तो उसने पार्टी को डोनेशन देना सीखना चाहिए।
सीखना चाहिए लोगों को। मतलब यानी लोग अपनी विचारधारा की पार्टी को जिंदा रखने की फिक्र भी करें। यानी भगत सिंह से आप उम्मीद कर रहे हो कि पार्लियामेंट में बम फेंके वो, तो भगत सिंह के पेट में 2 रोटी जाए इसकी भी फिक्र करो। खाली पेट भगत सिंह नहीं जा पाएगा। भगत सिंह से कुछ नहीं हो सकता। हाँ और अभी जो है मान लो लड़ झगड़ के जो हम लोग ने सुविधा मिला दी है लोगों को भी, आप पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेट दोगे दैट विल बी इनकम टैक्स फ्री। हाँ, मतलब उस पर आपको इनकम टैक्स देना नहीं है। हाँ। तो ये जो है ये हम लोग ने लोगों को सिखाना चाहिए, यू शुड लर्न टू डोनेट। कुछ एक समाचारों की वेबसाइट ऐसा कर रही हैं अभी कि हम इश्तहार नहीं लेते, ना बाजार का ना सरकार का, आप फंडिंग करो। अगर आपको ईमानदार खबरें चाहिए तो आप फंडिंग करो, आप सब्सक्राइब करो, आप डोनेशन करो। कुछ लोगों ने उसको चैरिटेबल जैसा या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज बना लिया है कि आप दान करो, अगर आपको हम अच्छे लगते हैं तो आप दान करो, ऐसा भी कुछ लोगों ने किया है। बहुत सराहनीय बात है। मेरे ख्याल से लोगों ने उनको देखिए, कुछ चल रही हैं ऐसी सक्सेसफुली। मैं ये कहूँगा कि 100 आए उसमें से 10 भी अगर ईमानदारी से चले तो काफ़ी बड़ा होगा। नहीं तो वो बाकी 90 का मुकाबला कर सकती हैं, संख्या में कमी कोई दिक्कत नहीं है। कमी की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे कि भैया ये एक पैसा कमाने का दरिया भी हो जाए। हाँ, मतलब मान लो गलतियाँ होगी, कुछ लोग फ़ायदा उठाने के लिए भी रहेंगे, लेकिन उस कंसेप्ट को मरना नहीं चाहिए। एक बात बतलाइए प्रकाश जी कि आज जो दल बदल जैसा हमको देखने मिलता है या विभाजन होता है, तो पहले कानून था कि 1/3 मेंबर जो हैं सांसद या विधायक वो अलग होंगे तो दल बदल नहीं होगा। अब उसको 2/3 किया गया है, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहा है। देखिए ऐसा है, उसमें जो प्रावधान हम लोग ने बनाया था उस वक्त, क्योंकि हम लोग उसके भोगी थे जी, 3-4 जीत के ले आए तो कांग्रेस वाले उठा के ले जाते थे। तो हम लोग ने उसे ये कहा कि भैया जिनको टूटना है टूटने का अधिकार दो। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो शिवसेना का है वो पूरा गलत है। अच्छा, एब्सोल्यूट गलत है। अच्छा, क्योंकि टूटने के बाद आपको मर्जर कहा है। आप 10 शेड्यूल पढ़ा लीजिए, लोगों को सुनवा दीजिए उसका 10 शेड्यूल का। आपको टूटने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। आप 2/3 हो तो निकल जाओ, लेकिन यू हैव टू मर्ज इन अ पॉलिटिकल पार्टी। तुम मर्जर नहीं करते हो अपने आप को तो यू हैव टू रिजाइन। क्योंकि ये प्रावधान हम लोग ने उस वक्त के देख के दिया कि जो टूटेगा, आपकी अगर सदस्यता बचानी है तो यू शुड ज्वाइन सम पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा क्यों? सवाल ऐसा है कि लोगों ने उसको चुन के दिया है। उसके पार्टी के साथ डिफरेंसेस आ चुके हैं। पार्टी के साथ डिफरेंसेस होना ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। ठीक है। अच्छा, उस नैसर्गिक प्रक्रिया का उसको हानि नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी तुम हमसे बाहर निकले क्योंकि आइडियोलॉजिकली डिफरेंस हुआ है या और किसी कारण से डिफरेंस हुआ है। आपको लोगों ने चुन के दिया है, यू मस्ट मेक अ पॉलिटिकल चॉइस। बट पॉलिटिकल पार्टी इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि अलग हुए लोग जो हैं अपना एक अलग यूनिट बना लें? आपको टूटने का अधिकार उसी वक्त है जब आपकी उस पार्टी के साथ में डिफरेंस हो। ठीक है। आप डिफरेंस होने के बाद आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि वो पार्टी मेरी है जस्ट बिकॉज यू आर 2/3 हो गए। आप कार्यकर्ताओं की पार्टी। मैं समझ गया आपकी बात को। आप शिवसेना के कॉन्टेक्स्ट में ये मैं कह रहे हैं। शिवसेना के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। अब मैं समझ गया कि आप पुरानी पार्टी जो है, पेरेंट पार्टी जो है, उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, ये आपका कहना ठीक है। आप और इसलिए 10 शेड्यूल ये कहता है कि आप टूटने के बाद उस पार्टी से निकलने के बाद वहाँ से यू मस्ट ज्वाइन मर्ज इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी। या तो मर्ज करो या अपना सेपरेट यूनिट या पहले ही अलग से आपकी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करो और उस पे आप मर्ज हो जाओ। यानी बाप के घर पे कब्जा नहीं कर सकते। बाप के घर पे कब्जा नहीं करना, ये बात सही। ये बात सही है। अब मैं
मैं एक दूसरी बात की वकालत करता हूँ, बीच बीच में एडिटोरियल में लिखता हूँ, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ उसके ऊपर। मेरा मानना यह है कि जो लोग कार्यकाल के बीच में छोड़ते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, आप तो सिंबल पे जीत के आए थे पार्टी के और आपने छोड़ दी पार्टी, तो ऐसे लोगों का एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहना चाहिए, जैसे सरकारी नौकरी के लोग हैं। नहीं, सवाल ऐसा है कि ये बात सही है कि पार्टी के सिंबल पर जीता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जीता है। हाँ। लेकिन उसकी अपनी एक छवि है जिसको जी। नकारना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। वो आप चुन के देने वाले लोग हैं। हाँ हम लोग जजमेंट में नहीं बैठना चाहिए। हाँ उसको मौका देना चाहिए, भाई तो वापिस लड़ ले। हाँ लोगों को अगर उसकी बात पसंद आई तो चुन हाँ, के देंगे। हाँ। लोगों को उसकी बात की पसंद नहीं आई तो उसको गिरा देंगे। नहीं, मैं यहीं पे मैं मेरी सोच पे आपकी राय जानना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि किसी दूसरे सिंबल पे लड़ना अगला चुनाव, इस पे रोक लगना चाहिए। एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहना चाहिए, 2 साल 4 साल का। आप किसी को भी टेक्निकल मुद्दों को लेके हाँ। या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, जेन्युइन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बाद हाँ। आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि वो निकला उसी पार्टी के वजह से कि भाई सहमत नहीं हो। उसकी सहमति की जो असहमति की बात है, हाँ। वो इलेक्शन के माध्यम से लोगों के पास रखेगा। ऐसा। हाँ? लोग चाहें तो खारिज कर देंगे, खारिज कर दे उसको, उसकी बात को। वो चाहे किसी पार्टी के चुनाव से लड़ ले, तो उसमें आप सहमत हैं उसके चुनाव लड़ने के हक से? मैं हर चुनाव के किसी पर भी रोक, मैं वो सिर्फ जो अभी के कानून में मुताबिक है कि इफ़ यू आर अ क्रिमिनल, हाँ, वो तो अलग बात है, वो अलग बात है। बाकी आप इससे सहमत है कि मैं ये चुनाव कांग्रेस से लड़ूं, अगला बीजेपी से लड़ूं, उससे अगला समाजवादी पार्टी से लड़ूं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लगती? दिक्कत नहीं है ऐसा, क्योंकि ऐसा है कि आप किसी पे रोक नहीं लगा सकते। हाँ। अच्छा, मैं जब मान लो कि ये कोई है कांग्रेस से जीत गया है, हाँ। अब उस पार्टी उसको टिकट नहीं दे रही, हाँ। मान लो, हाँ। वो जाके दूसरे किसी पार्टी में, और उस पार्टी ने उसको टिकट दी, हाँ। और वो जीत के आया, हाँ। तो जिस पार्टी को उसने छोड़ा है, हाँ। उस पार्टी उस पर अन्याय कर रही थी। हाँ। हाँ। तो अगर उससे कहेंगे कि भैया तेरा कूलिंग ऑफ पीरियड है, हाँ। तो वो अन्याय है, दोबारा अन्याय, यानी डबल इंजस्टिस हो जाएगा। डबल इंजस्टिस हो गई उस पर। लेकिन ये मुझको बतलाइए कि उस पार्टी ने उस पर इन्वेस्ट किया था, अपने कैंडिडेट पे चुनाव लड़वाया था, एक सीट जहां किसी और को टिकट दे सकती थी उसको टिकट दी, चुनाव में खर्चा किया, प्रचार किया उसका, वो अपने चेहरे से भी कुछ वोट पाया, पार्टी के निशान से भी वोट पाया। तो पार्टी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको कार्यकाल के बीच में छोड़ के वो चले गया लात मार के, तो पार्टी का जो नुकसान उससे हो रहा है कि मैंने मान लीजिए मुंबई नॉर्थ सीट है, वहाँ से एक टिकट दी अपने कैंडिडेट को और वो छोड़ के चले गया, तो मेरा भी तो इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए था वहाँ पे, उसका क्या होगा? सवाल ऐसा है कि देखिए, दिस इज एन एसोसिएशन, ये कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ। पॉलिटिकल पार्टी का जो एसोसिएशन है, हाँ। इट्स एन एसोसिएशन ऑफ थॉट, इट्स एन एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, इट्स एन कलेक्टिव एफर्ट। हाँ। कि ये विचारधारा आनी चाहिए। जॉइंट एफर्ट है ये जॉइंट एफर्ट है। आप उसमें जो है, आप मालिक और नौकर ये रिश्ता नहीं ला सकते। हाँ, ठीक, क्योंकि वो कलेक्टिव एफर्ट, पार्टी मालिक थी और नेता नौकर था, ऐसा नहीं ला सकते। ये तो कलेक्टिव एफर्ट है। कलेक्टिव एफर्ट कभी बिखर भी जा सकता है, तो वो बिखर रहना और करना, ये डेमोक्रेटिकली एक अच्छी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा कि नहीं जमा, नहीं सहमति हुई, हम बाहर निकले, लेट पीपल डिसाइड माई फ्यूचर। ऐसा, वाई पार्टी शुड डिसाइड माई फ्यूचर? यानी प्रिजनर ऑफ पार्टी हो के भी कोई प्रिजनर ऑफ पार्टी, इट्स अगेन अ डिक्टेटरशिप। हाँ, कि हम टिकट देंगे नहीं, दूसरी जगह कूलिंग ऑफ तक तू पा नहीं सकेगा। हाँ। ऐसा हो गया। तो जैसा अखबार मालिक एंटी पोचिंग एग्रीमेंट करते हैं
कि मेरे यहाँ छोड़े को तुम नहीं रखना, तुम्हारे यहाँ छोड़े को मैं नहीं रखूंगा। बात सही है। तो अखबार नवीस जो है उसके पास चॉइस नहीं रह चॉइस जाती, नहीं रह जाती है, बंधुआ मजदूर हो बंधुआ जाता है। मजदूर हो जाता है तो वो। आप पॉलिटिकल पार्टी को बंधुआ मजदूर क्यों दे रहे हो? ये आपसे एक अच्छा नज़रिया मुझको मिला, मैं इसके खिलाफ था। मुझको लगता था एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, पार्टी छोड़ के दल बदल जो कर रहे हैं उनको, लेकिन आपसे ये नया नज़रिया मुझको मिला है। प्रकाश जी, आपसे पिछली बार भी बात हुई थी, बहुत सी चीज़ें समझने मिली, आज भी बहुत सारी चीज़ें समझने मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। आज प्रकाश आंबेडकर जी से हमारी बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई। संवैधानिक, राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक, धार्मिक तमाम किस्म के मुद्दों पर इतनी देर में हमने बातें की हैं। मुझको पूरा यकीन है कि हमको देखने सुनने वाले लोगों को भी बहुत सी चीज़ों को लेकर एक नई समझ मिलेगी। मुझको तो मिली है। हम बातचीत के इस सिलसिले में फिर आपके सामने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइबर की बटन दबाइएगा, सब्सक्रिप्शन की, और नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। फिर मिलते हैं।